गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा, हालांकि हम यूनिट 1 कवर कर चुके हैं कंप्लीट, बट सम स्टूडेंट्स जो लेट हो गए हैं उनके लिए छोटा सा वीडियो में रिकॉर्ड करके आपको डाल देता हूँ, जिसमें सारे बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। जिन्होंने क्लास नहीं की थी, ये क्लास उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। तो ये फर्स्ट क्लास है मेरी। मैं धीरे धीरे अभी मैं यूनिट 2 आपको पढ़ा रहा हूँ और साथ में यूनिट 1 का रिवीजन करवा रहा हूँ आपको। तो एक तरीके से ये रिवीजन में आपको रिवीजन करना है मेरे साथ में, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जिन्होंने क्लास नहीं की है उनको भी ध्यान रखूँगा कि उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहला टॉपिक है, हम लोग थर्मोडायनामिक्स की स्टडी कर रहे हैं। हम लोग थर्मोडायनामिक्स ओके। पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम लोग थर्मोडायनामिक्स की स्टडी क्यों करते हैं, इस यूज क्या है इसका इंडस्ट्री में एप्लीकेशन क्या है। तो बेटा, ऐसा कोई फील्ड आपको मुश्किल से मिलेगा जहाँ पे थर्मोडायनामिक्स का यूज ना हो। एविएशन इंडस्ट्री में भी यूज है, आप केमिकल इंडस्ट्री में भी यूज है। आप मेडिसिन बनाओगे तो टेम्परेचर प्रेशर पे ध्यान दोगे। विदाउट टेम्परेचर प्रेशर एंड अदर क्वांटिटीज ह्यूमिडिटी, इन पे सब पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो थर्मल इंजीनियरिंग का यूज हर जगह है। सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज कहाँ पे है इसका? आप ऑटोमोबाइल सेक्टर देखते हो। ऑटोमोबाइल सेक्टर में आईसी इंजन यूज होता है। तो आईसी इंजन थर्मोडायनामिक्स के कंसेप्ट पर ही वर्क करता है। स्टीम पावर प्लांट है, कोई पावर प्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो जितनी भी डिवाइसेस हैं सब इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं, और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन स्टीम टरबाइन की हेल्प से कर रहे हो आप। तो वहाँ पे थर्मोडायनामिक्स के कंसेप्ट का यूज होगा। तो लगभग आपको आपके मन में चाहे जो भी फील्ड आए आप सोच लो, वहाँ पे थर्मल इंजीनियरिंग का यूज होना ही होना है। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इस पे बात आती है। थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या बनती है? थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मतलब ये किसके साथ डील करती है? एनर्जी इंटरैक्शन और ट्रांसफर। ओके। और इस एनर्जी ट्रांसफर होने की वजह से सिस्टम की प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, एंड आल्सो चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। ओके। क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज कैसे होता है, ये सब मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंस मैं बता रहा हूँ। एनर्जी ट्रांसफर, बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर कैसे कैसे हो सकता है? विद द हेल्प ऑफ हीट ट्रांसफर, विद द हेल्प ऑफ वर्क ट्रांसफर एंड विद द हेल्प ऑफ मास ट्रांसफर। ओके। तो एनर्जी ट्रांसफर 3 तरीके से हो सकता है, या तो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, या फिर वर्क का ट्रांसफर हो रहा है, या मास का ट्रांसफर हो रहा है। मास का ट्रांसफर हम सेपरेट सब्जेक्ट है इसका, मास ट्रांसफर। केमिकल वाले बेसिकली मास ट्रांसफर को डील करते हैं, हम यहाँ पर डील करेंगे हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर के साथ। तो थर्मोडायनामिक्स का इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ? थर्मोडायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर। ओके। तो हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर की स्टडी से बेनिफिट क्या होगा? क्योंकि इसके माध्यम से हम अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में ला सकते हैं। इस वजह से हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर की स्टडी करते हैं। दूसरी बात, चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम एंड इफेक्ट्स ऑफ द सराउंडिंग आल्सो। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग पर क्या फर्क पड़ेगा, उसमें क्या चेंजेज आएंगे, इसकी स्टडी भी हम थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत करते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म आता है सिस्टम। ओके। तो सिस्टम को समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिस्टम, थर्मोडायनामिक सिस्टम। ओके। जब भी हम स्टडी करते हैं तो मुझे पता होना चाहिए कि हम किस टॉपिक की स्टडी करते हैं। सपोज हमको माउंटेन एवरेस्ट की स्टडी करना है तो हम हिमालय पे जाएंगे और माउंट एवरेस्ट को पिक करेंगे ना, और उसकी बाउंड्रीज बनाएंगे, और उसकी बाउंड्रीज बनाने के बाद जो भी स्टडी करनी है उसकी स्टडी हम करेंगे।
तो एनवायरनमेंट से उसको अलग करना पड़ेगा, तभी तो हम रिलेटिव चेंज देख पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल बता रही हूँ, पूरी क्लास है, क्लास में किसी बच्चे को हमको अलग मेथोडोलॉजी अपनानी है टीचिंग मेथोडोलॉजीज में क्या है, इस समय मैं लेक्चर दे रहा हूँ आपको, उसको सपोज हम प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाना चाहते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट्स, तो हम देखेंगे उस पे उस प्रोजेक्ट विधि का क्या फर्क पड़ा बच्चे पे, तो उस बच्चे को पूरी क्लास में एक साथ इवैल्यूएट कैसे कर पाएंगे, उसको थोड़ा सा उस बच्चे की बाउंड्रीज, मतलब उसको हमको अलग करना पड़ेगा, क्लास से अलग से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तभी तो उस बच्चे की रिलेटिव इंप्रूवमेंट्स को हम ऑब्जर्व कर पाएंगे कंपैरेटिव टू द क्लास। तो इसी वजह से सिस्टम की रिक्वायरमेंट आती है। सबसे पहले हम किसी भी सिस्टम को डिफाइन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसकी स्टडी करेंगे। तो सिस्टम की डेफिनेशन क्या बनती है? सिस्टम इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस। इस पूरे यूनिवर्स में, सारे यूनिवर्स को हमने दो चीजों में समाहित कर दिया, दो को छोड़ के तीसरा, अगर कोई तीसरी क्वांटिटी है तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। पहली क्वांटिटी ऑफ मैटर, दूसरा रीजन इन स्पेस। तो सिस्टम में मैंने बोला इट इज द स्टडी ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस। ओके, system is defined as the quantity of matter or region in space at which our study is focused. ओके, तो यूनिवर्स से मान लीजिए यूनिवर्स में क्या हो सकता है, सपोज ये आपने एरिया ले लिया, तो ये एरिया है ना, तो एरिया है इसका मतलब ये रीजन है, और रीजन कहाँ लिया, स्पेस में लिया, और अगर इसका कोई वेट हो तो इसको कहेंगे क्वांटिटी ऑफ मैटर। वेट हो या मास हो, मास हम लोगों की बॉडी क्वांटिटी ऑफ मैटर भी है हमारे अंदर, और हमारे अंदर रीजन इन स्पेस भी है, हम कितना स्पेस कवर करते हैं एनवायरनमेंट में, तो दोनों चीजें हैं। तो अगर हम अपनी बॉडी को एज अ सिस्टम कंसीडर करें तो हम दोनों चीजें मेरे पास है, क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर भी मेरे पास है और रीजन इन स्पेस भी है। हियर इसके आधार पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखते, सपोज ये यहाँ पे मैंने इन बाउंड्रीज से इस सिस्टम को यूनिवर्स से अलग कर दिया, तो ये हमारा कहलाएगा, तो ये इसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर हो या फिर रीजन इन स्पेस हो, दोनों को हम बोलते हैं सिस्टम। ओके, ये हो गया सिस्टम। और सिस्टम के बाहर, आउटसाइड फ्रॉम द सिस्टम जो भी कुछ है, ये हुआ सराउंडिंग। तो आउटसाइड फ्रॉम द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। लेकिन थर्मोडायनामिक्स में सिर्फ इतना ही कहना सराउंडिंग के लिए सफिशिएंट नहीं है, एक पॉइंट और है, ये सराउंडिंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं लखनऊ में, और अजरबैजान में बम्बार्डिंग हो रही है, तो अजरबैजान की बम्बार्डिंग से यहाँ पर हमारे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम पे कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा ना बेटा। तो अजरबैजान है तो आउटसाइड फ्रॉम द सिस्टम, लेकिन वो हमको इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, उसका फर्क हमारे ऊपर नहीं पड़ रहा है, तो थर्मोडायनामिक्स में उसको हम सराउंडिंग नहीं बोलेंगे क्योंकि उसका फर्क नहीं पड़ रहा है। तो सराउंडिंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करनी चाहिए। ओके, और थर्ड बाउंड्री। बाउंड्री जो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को सेपरेट करती हो, उसको बाउंड्री बोलते हैं। सिस्टम को और सराउंडिंग को दोनों को अलग करती हो। विदाउट बाउंड्री सिस्टम और सराउंडिंग को कैसे अलग करेंगे? तो ये जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है उसको बाउंड्री बोलते हैं। बाउंड्री में भी फिक्स्ड, मूवेबल, रियल और इमेजिनरी। बाउंड्री मूव भी कर सकती है, जैसे सपोज एक बैलून लिया, बैलून को आपने फुलाया तो उसकी एक्सपेंड कर जाएगा ना, तो उसकी बाउंड्री मूव कर जाएगी। तो बाउंड्री फिक्स भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है एंड इमेजिनरी भी हो सकती है। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा यूनिवर्स। यूनिवर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। यूनिवर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने बोला
सिस्टम के टाइप्स हमको डिस्कस करना है, सिस्टम के टाइप्स। टाइप्स ऑफ द सिस्टम। यहां देखिए बेटा, सिस्टम में क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ मैटर। जब क्वांटिटी ऑफ मैटर होगा तो इसका मतलब उसका मास, कुछ ना कुछ मास होगा, और उस मास को अगर हम फिक्स कर दें तो उसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम, या फिर फिक्स्ड मास सिस्टम, क्योंकि ये क्लोज सिस्टम हो गया। अब आपने ऐसा कोई सिस्टम लिया जिसमें मास, सपोज उसमें रीजन और रीजन इन स्पेस था, तो इसमें रीजन था तो ये बनेगा आपका ओपन सिस्टम। ओके, और थर्ड सिस्टम होता है आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहां से समझते हैं क्लोज सिस्टम, इसको हम समझते हैं कुछ पैरामीटर से। पहला पैरामीटर है एनर्जी ट्रांसफर, और नेक्स्ट है मास ट्रांसफर, और इसके एग्जाम्पल। क्लोज सिस्टम की बात करें तो क्लोज सिस्टम में हमने एक पिस्टन सिलेंडर असेंबली लिया। पिस्टन सिलेंडर असेंबली का मतलब एक सिलेंडर है, उसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है जो मूव कर सकता है, लेकिन उसमें कोई वाल्व नहीं है, सक्शन और एग्जॉस्ट नहीं हो सकता है। तो जब सक्शन और एग्जॉस्ट नहीं हो सकता है तो जितना मास उसमें गैस का जाएगा वो मास फिक्स रहेगा। पिस्टन मूव करेगा, कर सकता है पिस्टन मूव सिलेंडर के अंदर, बट उसका मास वेरी नहीं करेगा। जबकि सिलेंडर की आउटर बॉडी से हीट का ट्रांसफर एनवायरनमेंट में भी हो सकता है और एनवायरनमेंट से हीट अंदर भी आ सकती है। तो क्लोज सिस्टम का मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता हो बट मास का ट्रांसफर ना होता हो, ऐसे सिस्टम को क्लोज सिस्टम बोला जाता है। इसका एग्जांपल क्या है क्लोज सिस्टम का? पिस्टन सिलेंडर असेंबली विदाउट सक्शन एंड एग्जॉस्ट वाल्व। ओके, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अभी क्लास आगे चलेगी तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स इनको स्टडी करनी है। ओपन सिस्टम, 99% प्रैक्टिकल सिस्टम सभी ओपन सिस्टम होते हैं। ओपन सिस्टम का मतलब जैसे आपने नोजल लिया तो नोजल में क्या है? नोजल में वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया है। पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है एंट्री पे, एग्जिट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी करता है जिसकी वजह से प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। तो उसमें तो मास का ट्रांसफर होगा ही। आपके कंप्रेसर है, टरबाइन है, बॉयलर है, जितनी भी डिवाइसेस है थर्मोडायनामिक डिवाइसेस, सभी के सभी ओपन सिस्टम है। तो ओपन सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर होता है और मास का ट्रांसफर होता है। इसके एग्जांपल ले लेंगे, टरबाइन, कंप्रेसर, फैन, पंप, जितने भी आप देख रहे हैं सारे के सारे एग्जांपल आपको ओपन सिस्टम के मैक्सिमम नेचर में जो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो भी यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम एग्जांपल ओपन सिस्टम के मिलेंगे आपको। नेक्स्ट, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है, हालांकि ये हाइपोथेटिकल सिस्टम है। हाइपोथेटिकल का मतलब ये है तो सिस्टम ही क्लासिफिकेशन में, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल में हम सिस्टम बना नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा और ना ही मास का ट्रांसफर होगा। तो जब सिस्टम ना ही एनर्जी का ट्रांसफर करेगा ना ही मास का ट्रांसफर करेगा तो ऐसे सिस्टम को हम करेंगे क्या, कहाँ यूज करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं हीट और वर्क दोनों ट्रांसफर होना चाहिए। ट्रांसफर होगा तभी तो ये बाउंड्री पर अपीयर होंगे, जब बाउंड्री को क्रॉस करेंगे तभी हम इनको समझ पाएंगे, तभी इनको यूज कर पाएंगे। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है? ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है और ना ही मास का ट्रांसफर होता है। इसका एग्जांपल क्या है आइसोलेटेड सिस्टम का? एक आपने फ्लास्क लिया, थर्मस फ्लास्क, और उसको इस तरीके से बनाया कि उसमें किसी भी तरीके का कोई हीट इंटरेक्शन ना हो सके, ना एनवायरनमेंट की हीट अंदर आ सके फ्लास्क के अंदर, ना फ्लास्क के अंदर की हीट बाहर जा सके।
तो जब हीट का इंटरेक्शन, हीट को आप परमिट कर नहीं रहे हो और फ्लास्क की आपने उसको टाइट करके बंद कर रखा है, मतलब उसमें मास का ट्रांसफर भी आप परमिट नहीं कर रहे हो, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपका यूनिवर्स। अब यूनिवर्स क्यों एग्जांपल है बेटा? यूनिवर्स, एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में आप जा, पैरेलल यूनिवर्स का कंसेप्ट अलग है बेटा, वैसे यूनिवर्स तो एक ही है। जब एक यूनिवर्स से बाहर कुछ है ही नहीं, तो आप कहाँ मास का ट्रांसफर कर दोगे और कहाँ हीट का ट्रांसफर कर दोगे? क्योंकि यूनिवर्स की बाउंड्री ही डिफाइन नहीं है, बाउंड्री इनफाइनाइट है, तो यूनिवर्स को हम आइसोलेटेड सिस्टम में रखते हैं। तो ये हुआ टाइप्स ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक आपका माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाना है हमें माइक्रो। माइक्रो का मतलब कोई बताएगा मुझे? माइक्रो, हाँ कोई माइक्रो मीन्स आप जानते हो माइक्रो ने होगी माइक्रो इकोनॉमी, एंड किसी भी चीज की स्टडी माइक्रो लेवल पर करना। माइक्रो का मतलब स्मॉल, बहुत छोटा। मैक्रो, मैक्रो का मतलब बड़ा, बिग। माइक्रो का अपोजिट होता है मैक्रो। अभी एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि माइक्रो का अपोजिट बताइए, तो माइक्रो का अपोजिट माइक्रो। तो अब हम आपको एक थर्मोडायनेमिक अप्रोच, थर्मोडायनेमिक की स्टडी हम कैसे करते हैं, कौन कौन से अप्रोच को हम फॉलो करते हैं, उसके बारे में बताएंगे। जैसे फ्लूइड में आपने पढ़ा था ना, लाप्लासियन अप्रोच एंड लैग्रांजियन अप्रोच, वैसे थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं माइक्रो स्कोपिक अप्रोच। ओके, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच से हम क्या समझते हैं? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम कंसीडर करते हैं कोई भी मैटर हमने लिया तो वो मैटर छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, हजारों मॉलिक्यूल होंगे, और वो मॉलिक्यूल्स की अपनी प्रॉपर्टी होगी, उसमें रोटेशनल एनर्जी होगी, ट्रांसलेशनल एनर्जी होगी, वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव भी करते होंगे, कोलाइड भी करते होंगे। तो ये हाइपोथेटिकल है, मतलब मैटर इज मेड अप ऑफ मैनी इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है मैटर। ओके, तो यहां पर माइक्रो, ओके, तो मैटर आपका बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो माइक्रो में इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर बिहेवियर, क्या? इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर बिहेवियर, इसका क्या मतलब? इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर बिहेवियर का मतलब ये हुआ, सपोज आपके पास ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर में कोई गैस भरी हुई है, तो इस गैस के मान लीजिए कुछ मॉलिक्यूल यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, ये इधर टकरा रहा है, इधर टकरा रहा है, इसकी वॉल पे टकरा रहा है, ठीक है। तो इसके जो इंडिविजुअल अलग अलग मॉलिक्यूल हैं उनकी स्टडी की जाती है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर बिहेवियर, मतलब इनकी स्टडी इस तरीके से की जाती है कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर क्या है, ये देखा जाता है माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। तो ये रिसर्च पर्पस से ज्यादा बेनिफिशियल है। अब एक एक मॉलिक्यूल को देखेंगे, फिर उसकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे, तो इसीलिए इसको बोला जाता है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स भी बोलते हैं। ऐसी थर्मोडायनामिक्स की वह ब्रांच जिसमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर बिहेवियर की स्टडी हम करते हैं, उसको बोला जाता है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। और माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट में क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट में एवरेज मॉलिक्यूलर बिहेवियर की स्टडी की जाती है। कैसे एवरेज मॉलिक्यूलर बिहेवियर मींस, सपोज ये सिलेंडर था और इस सिलेंडर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स इसकी वॉल पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर
उससे हमें मतलब नहीं है। हम कहेंगे हम प्रेशर गेज लगा देंगे और मेजर कर लेंगे इसका प्रेशर, मान लीजिए 3 बार, 3 बार प्रेशर है, तो ये जो 3 बार प्रेशर आया, ये 3 बार एवरेज प्रेशर है, ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का प्रेशर नहीं है। मे भी हो सकता है 3.005 बार कोई मॉलिक्यूल एक्सर्ट कर रहा हो और कोई मॉलिक्यूल हल्का सा कम एक्सर्ट कर रहा हो प्रेशर। तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर बिहेवियर को कंसीडर ना करके माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट में एवरेज मॉलिक्यूलर बिहेवियर को कंसीडर किया जाता है। एवरेज मॉलिक्यूलर बिहेवियर, ओके। तो माइक्रोस्कोपिक, मैक्रो का मतलब बड़ा, बड़े स्तर पर मोटा मोटा हम देखते हैं कि एवरेज मॉलिक्यूलर बिहेवियर क्या है। जैसे इस क्लास में किसी की बैक नहीं आई तो एवरेज हम कहेंगे सभी पास हो गए तो क्लास अच्छी है। बगल में बैक आ गई 10 कुछ बच्चों की, तो उनमें इंडिविजुअल हम नहीं एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसमें कुछ बच्चों की बैक आ गई, इसका मतलब वो उनकी थोड़ा सा उनको और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर बिहेवियर का मतलब पर्टिकुलर एक बच्चे पे हमने ध्यान दिया, हाँ आरएस के कितने नंबर आए और आशुतोष के कितने नंबर आए, श्वेता के कितने मार्क्स आए, सबके अलग अलग मार्क्स देखेंगे, सबका अलग अलग परफॉर्मेंस देखेंगे। तो माइक्रो और मैक्रो में एवरेज मॉलिक्यूलर बिहेवियर पर फोकस करते हैं। और ऐसा करते क्यों है बेटा? माइक्रोस्कोपिक की स्टडी हम करेंगे तो ये बेसिकली साइंटिस्ट करते हैं, लेकिन इंजीनियर्स एवरेज मॉलिक्यूलर बिहेवियर को लेके चलते हैं, क्योंकि उनको तो इंजीनियरिंग को यूज करना है और इंजीनियरिंग को यूज करके इंजीनियरिंग को हम एप्लीकेशन इंजीनियरिंग का क्या होगा, टेक्नोलॉजी ही तो होता है। तो टेक्नोलॉजी जितने भी इंजीनियर्स हैं वो हालांकि वो स्टडी करते हैं, लेकिन उनका बेसिक जो फोकस रहता है वो फोकस रहता है माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट पे, क्योंकि उनको एप्लीकेशन देना है। इंजीनियरिंग में जो कंसेप्ट डेवलप किए गए साइंटिस्ट के द्वारा, उसको वो हमारे दैनिक जीवन में यूज करके हमारी लाइफ को आसान बनाते हैं। कौन? इंजीनियर्स। आप लोग बनाओगे आगे चलकर, तो आपको क्या करना है, आपको इंजीनियरिंग को यूज करना है, अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए बेसिकली हमने देखा एवरेज मॉलिक्यूलर बिहेवियर को कंसीडर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा कौन सा मॉलिक्यूल कहां जा रहा है, वो रिसर्च में आप यूज करोगे, और एवरेज से आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी बता पाओगे। जैसे इसमें सिलेंडर में 2 बार प्रेशर है, मैंने बोला तो 2 बार प्रेशर है, तो आपको पता है 2 बार प्रेशर है, क्लियरली डिफाइंड है इसका 2 बार प्रेशर है। आप इसको जहां भी आपको जिस तरीके से यूज करना है यूज कर सकते हो। मान लो कंप्रेसर यूज कर रहे हो, तो कंप्रेसर में कहीं आपको एयर की सप्लाई करना है, किसी डिवाइस, कोई मान लीजिए रोबोट है, रोबोटिक आर्म को आप न्यूमेटिक सिस्टम से चला रहे हो, तो वहां पर आपको कंप्रेस्ड एयर की सप्लाई करना है, तो आपको पता है कितने बार प्रेशर पर आप न्यूमेटिक सिस्टम को चलाओगे, एयर की सप्लाई करना है, तो वहां पर आपको प्रेशर एवरेज मॉलिक्यूलर बिहेवियर की जरूरत पड़ेगी, ना कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर बिहेवियर की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरीके से थर्मोडायनामिक्स की स्टडी करने के लिए 2 अप्रोच हम लोग फॉलो करते हैं। पहली अप्रोच माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, और इससे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में इसका यूज करते हैं। दूसरी अप्रोच माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, इसका यूज करते हैं क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स में, क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स में। तो इस तरीके से हमने आपको माइक्रोस्कोपिक अप्रोच एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच समझा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक हमको बताना है आपको थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो आप लोगों से पूछा गया इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, तो आप क्या बताओगे कि कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए मैकेनिक्स के हिसाब से। क्या बताओगे कि किसी भी बॉडी पर कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए, मतलब सारे फोर्सेस जो लग रहे हैं वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, तो उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, यहां हम स्टडी करेंगे थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम। देखिए थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टडी करने से पहले हम 3 तरीके के इक्विलिब्रियम मुझे समझना पड़ेगा। थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम
टेम्परेचर, इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मींस इक्वालिटी ऑफ प्रेशर, इक्वालिटी ऑफ pressure or force, and chemical equilibrium means equality of chemical potential. Okay, thermal equilibrium equality of temperature, इसको ऐसे समझते हैं, आपके पास दो बॉडी, एक बॉडी और दूसरी बॉडी ये, इस बॉडी का टेम्परेचर सपोज 20 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इंडिकेटर है किसका? हीट का। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज द इंडिकेटर ऑफ हीट। कितना हीट है ये कौन बताएगा? टेम्परेचर बताएगा। तो यहां पर टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है बॉडी ए का, और बॉडी बी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब दोनों को आपने कनेक्ट करा दिया, और अगर हीट ट्रांसफर के लिए कैपेबल है दोनों बॉडी, कंडक्टर है मतलब हीट ट्रांसफर को अलाउ करती है, तो इसमें से हीट का ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा इस बॉडी में। और ये हीट ट्रांसफर कब तक होता रहेगा? जब तक कि इसका टेम्परेचर जो भी हो और इसका टेम्परेचर, दोनों टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाते हैं, तब तक हीट ट्रांसफर होता रहेगा। मतलब हीट ट्रांसफर कब तक होगा? जब तक कि दोनों के टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाएंगे, तब तक हीट ट्रांसफर होता रहेगा। ओके, वर्क ट्रांसफर भी हो सकता है, उसको हम बताएंगे आपको। अभी आप ये समझिए, दोनों में हीट ट्रांसफर होता रहेगा कब तक? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाएगा। और जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, दोनों सेम थर्मल पोटेंशियल पे आ जाएंगे बॉडीज, तब दोनों में हीट ट्रांसफर परमिट नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। तो हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि पहले तो ये पहली ही क्लास है, क्योंकि हम रिवाइज करा रहे हैं ना आपको। स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था किसी भी फ्लो के लिए पोटेंशियल जरूरी होता है। तो इसमें पोटेंशियल है नहीं तो ड्राइविंग फोर्स है नहीं, और ड्राइविंग फोर्स है नहीं तो हीट ट्रांसफर कैसे हो पाएगा? हीट ट्रांसफर उस केस में नहीं होगा जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। और जब इसी को बोला जाता है इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, और इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर इट मींस थर्मल इक्विलिब्रियम। तो दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम कब मेंटेन करेंगी? जब उनका टेम्परेचर इक्वल हो। नेक्स्ट है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इससे आप लोग बहुत अच्छे से अवेयर हैं। कोई बॉडी लग रही है, बॉडी है सपोज, और इस बॉडी पर लगने वाले सभी फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, ऑल डायरेक्शंस में सारे कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें। इट मींस इसमें कोई भी अनबैलेंस फोर्स ना रहे जो इसको मूव करा सके, सारे फोर्स कैंसिल आउट हो जाएं। तो ऐसे बॉडी को कहेंगे कि अब ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मींस इक्वालिटी ऑफ प्रेशर और फोर्स। नेक्स्ट वन इज केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब आपने किसी गैस को पिस्टन सिलेंडर असेंबली में रखा और वो रिएक्ट कर लिया आपस में, और जब रिएक्शन हो जाएगा तो एसोसिएशन डिसोसिएशन कुछ भी हो सकता है। उस केस में आप कैलकुलेशन तो कुछ और किए हो, रिजल्ट कुछ और आएंगे। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि बेटा केमिकल पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए, मतलब वो केमिकल इक्विलिब्रियम पजेस करे। तो कोई बॉडी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में तब होगी जब वो तीनों तरीके का इक्विलिब्रियम उसमें होना चाहिए। वो थर्मल इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करे और केमिकल इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करे। अगर वो बॉडी तीन तरीके के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करती है, तब हम बोलेंगे कि वो बॉडी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। और तीनों में से किसी भी एक तरीके का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है तो हम बोलेंगे कि वो बॉडी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में नहीं है, वो बॉडी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन नहीं कर रही है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम आपको डिस्कस करेंगे
कुछ टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, डेफिनेशंस हैं छोटी छोटी, जैसे स्टेट किसे बोलते हैं, पाथ किसे कहते हैं, प्रोसेस किसे बोलेंगे, साइकिल किसे बोलेंगे, प्रॉपर्टीज किसे बोलते हैं, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो क्या डिस्कस करना है? स्टेट, पाथ, प्रोसेस, साइकिल, ओके। सपोज आपने एक पिस्टन सिलेंडर असेंबली लिया, ठीक, दिस इज द सिलेंडर एंड वर्टिकल पिस्टन सिलेंडर असेंबली ले रहे हैं सपोज। ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है, इसमें कोई गैस भरेगी, सपोज कोई भी गैस भरेगी, तो इसको हम किसी कोऑर्डिनेट पे प्लॉट करते हैं। कैसे प्लॉट करेंगे? इस एक्सिस पर हमने प्रेशर ले लिया एंड इस एक्सिस पर वॉल्यूम ले लिया, इसका पीवी प्लॉट देखते हैं। अब पीवी प्लॉट में आपसे कोई बोले, मान लीजिए इस पॉइंट पर ये इनिशियल स्टेट है और इस पॉइंट पर ये पॉइंट आपका 1 1 ओके, और इस पॉइंट पर कुछ प्रेशर है और कुछ वॉल्यूम है, तो प्रेशर यहाँ पर बहुत कम है। प्रेशर सपोज प्रेशर इन बार 1 बार प्रेशर, 1 बार प्रेशर, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार प्रेशर। तो यहाँ पर प्रेशर बहुत कम है, 1 बार प्रेशर है, तो ये 1 बार प्रेशर और वॉल्यूम मान लीजिए 0 मीटर क्यूब, 5 मीटर क्यूब, 10 मीटर क्यूब, 15 मीटर क्यूब। तो इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम है 15 मीटर क्यूब, बहुत ज्यादा, और प्रेशर 1 बार, प्रेशर बहुत कम है, तो आपको यहाँ पर ये पॉइंट मिला 1, ओके। अब इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? स्टेट बोलेंगे। स्टेट क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस पर थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट फिक्स हैं। थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट्स का मतलब अगर इस पॉइंट पर प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी सब कुछ फिक्स हो तो ये स्टेट चेंज नहीं होगी, और ये स्टेट चेंज हो जाएगी अगर कोई भी कोऑर्डिनेट अलग होगा। कैसे चेंज होगी? अब सबसे पहले स्टेट को समझिए। स्टेट का मतलब स्टेट कोऑर्डिनेट्स, और यहां पर हम थर्मोडायनामिक्स की स्टडी कर रहे हैं, तो कैसे कोऑर्डिनेट्स? थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट्स, मतलब इस पॉइंट पर इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, इसका कुछ प्रेशर है, कुछ टेम्परेचर है, कुछ वॉल्यूम है, कुछ एंथैल्पी है, कुछ एंट्रोपी है, कुछ इंटरनल एनर्जी है, इनकी सबकी कुछ डेफिनेट फिक्स वैल्यू है, तो ये स्टेट कहलाएगी। और ये स्टेट कब तक चेंज नहीं होगी? जब तक इन क्वांटिटीज में कोई चेंज नहीं आएगा तब तक इसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। तो ये पॉइंट 1। अब हम कहें, अब हम बोलेंगे कि इस समय हमारा सिस्टम एक ऐसी स्टेट पर है, इस स्टेट को हम डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंट 1, ओके। अब देखिएगा, आपने इस पर बहुत छोटा सा मास रख दिया, धीरे धीरे एक मास रखा, थोड़ा सा प्रेशर राइज हुआ और वॉल्यूम कम हो गया। देखिए, ये देखिए, और आप इस तरीके से इसमें बहुत सारे वेट रख दोगे, इनफाइनाइट वेट रख दोगे, तो ये पिस्टन की नेक्स्ट पोजीशन ये मिल जाएगी 2 2 2। अब इस केस में वॉल्यूम, ये देखिए वॉल्यूम बहुत कम हो गया, तो ये वॉल्यूम यहाँ पर 5 मीटर क्यूब, वॉल्यूम कम हो गया 5 मीटर क्यूब, जबकि प्रेशर इंक्रीज होकर 5 बार हो गया, तो इस पॉइंट पर प्रेशर बहुत बढ़ गया और वॉल्यूम बहुत कम हो गया। तो पॉइंट 1 पे था, आपने छोटा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ वेट रखा, तो ये थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम कम हुआ, तो ये आगे की तरफ मूव किया, फिर आपने दूसरा रखा आगे तरफ, फिर इसी तरीके से आप वेट बढ़ाते चले गए और हमारा स्टेट चेंज होती चली गई। तो स्टेट चेंज कब हो रही है? जब आप कोऑर्डिनेट्स में परिवर्तन कर रहे हो। पाथ का मतलब क्या है? सक्सेशन ऑफ स्टेट, जिस रास्ते से गुजरती है उसको पाथ बोलते हैं। पाथ का मतलब, पाथ क्या है? जिस रास्ते से स्टेट गुजर रही है, चेंज ऑफ स्टेट हो रही है, मतलब सक्सेशन ऑफ स्टेट। सक्सेशन ऑफ स्टेट किसको डिफाइन करेगी?
पाथ को डिफाइन करेगी। नेक्स्ट प्रोसेस, किसी भी पाथ से गुजर जाए तो वो प्रोसेस नहीं होता, ये आपको बाद में समझाएंगे। व्हेन द पाथ इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड, अगर पाथ स्पेसिफाइड है तो उसको प्रोसेस बोलते हैं। पाथ क्या है, प्रोसेस क्या है, स्पेसिफाइड पाथ। अगर ये स्पेसिफाइड है, स्पेसिफाइड का मतलब ये कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, पॉलीट्रॉपिक, कौन सा प्रोसेस है, कैसे हम डिफाइन करेंगे? जब तक ये पाथ कंप्लीटली स्पेसिफाइड नहीं होगा तब तक इसको हम प्रोसेस नहीं बोल सकते। तो ये 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पर पहुंच गया और इसका पाथ ये देखिए 1 से 2 ये रास्ते से, तो ये बोला गया क्या, प्रोसेस। 1 से 2 ये क्या हुआ, प्रोसेस। ओके, कैसा प्रोसेस हुआ? अब ये डिपेंड करता है कि हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, तब आपको अच्छे से समझाएंगे प्रोसेस के बारे में। अभी आगे समझिए, सिर्फ इतना समझिए, स्पेसिफाइड पाथ इज नोन एज प्रोसेस। नेक्स्ट है साइकिल। अब इसमें इसका काम हो गया। अब ये कोई भी प्रोसेस इस तरीके से होता हो, कोई भी प्रोसेस इस तरीके से होता हो जब इनिशियल पॉइंट इज कोइंसाइड विद द फाइनल पॉइंट। ये इनिशियल पॉइंट है और ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद भी यही फाइनल पॉइंट हो जाए। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए तो ऐसे प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में अब जहां से चले थे वहीं पे आ जाएंगे। मतलब प्रोसेस इस तरीके से हो रहा है, इनिशियल पॉइंट इज कोइंसाइड विद द फाइनल पॉइंट, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज द साइक्लिक प्रोसेस। तो अभी मैंने आपको क्या क्या समझा दिया है इतने कम समय में, स्टेप, पाथ, प्रोसेस एंड साइकिल। ओके, अब नेक्स्ट आपको समझाएंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज, आप लोग जानते हो किसी को आप कैसे पहचानते हो? उसकी प्रॉपर्टीज से पहचानते हो। कैसे पहचानते हो? प्रॉपर्टी। जैसे चाइना और धोखेबाज है, क्या है? प्रॉपर्टी। नहीं बेटा, इसको हम अभी प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। प्रॉपर्टी। ओके, कई लोग कह रहे हैं सर हमारे पास बहुत प्रॉपर्टी है, सोच रहे होंगे होगी बेटा आपके पास, लेकिन अब ये प्रॉपर्टी समझिए। आपके पास जो है वो अलग है और ये यहाँ पे हम कुछ अलग समझा रहे हैं आपको, प्रॉपर्टीज। ओके, अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे थर्मोडायनामिक्स की रिस्पेक्ट में। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में पहले डेफिनेशन समझ लीजिए फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम। पहली चीज जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स को ही हम प्रॉपर्टीज बोलते हैं। कोई भी सिस्टम होगा उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उसको प्रॉपर्टीज बोलते हैं। अब ये आपको इतने बोलने से समझ नहीं आ रहा होगा इस सब कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब है, क्या ये प्रॉपर्टीज क्या है। ऐसे समझो, आपने सपोज ये कोई सिलेंडर है और इस सिलेंडर में कुछ गैस भरी हुई है। क्या भरी है? गैस। अगर हम कहें कि इस सिलेंडर में एक गैस भरी है और इसका एब्सोल्यूट प्रेशर 0 है, एब्सोल्यूट प्रेशर 0 है। एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब वैक्यूम है। तो आप क्या कहोगे? सर झूठ बोल रहे हैं आप, इसमें गैस होगी तो कुछ ना कुछ प्रेशर जरूर होगा। एब्सोल्यूट प्रेशर 0 होने पर इसका मतलब इसमें कोई गैस ही नहीं है सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रेशर 0, इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, मतलब इसमें गैस नहीं है। अगर हम कहें हाँ बेटा इसमें गैस भरी है सिलेंडर में, इसका वैल्यू 0 है, आप कहोगे क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा कैसे हो सकता है? वैल्यू 0 हो जाएगा तो इसमें कौन सी गैस है? कोई गैस ही नहीं सर। वैल्यू 0 का मतलब नथिंग, कोई गैस नहीं। वैल्यू 0 होने का मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग। तो इसका मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, आप हम बोले इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 है।
0 केल्विन। तो 0 केल्विन से नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब इसमें कुछ है ही नहीं। ये हुई कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ होगा कि कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब हुआ। अब आप अच्छे से समझोगे, अब आप मुस्कुराओगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे समझे प्रॉपर्टीज को। देखो बेटा, हम आपसे बोल रहे हैं कि आपके पास कुछ अमाउंट है वाटर का, ठीक है, और उसका टेम्परेचर है, आप पानी पीने जा रहे हो, टेम्परेचर उसका 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ग्लास ओपन है। तो बेटा आप क्या बताओगे? कहोगे सर, हम आपसे पूछें, आप अपने आप बता दोगे सर 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कैसे होगा वाटर का? हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि ग्लास में अगर 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो ग्लास ओपन है, मतलब प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो वो तो पूरा स्टीम में कन्वर्ट हो गया होगा। यस बेटा, अगर हम कहें 20 डिग्री टेम्परेचर है, आप बता दोगे सर ठीक है लिक्विड है, मतलब फिजिकल कंडीशन बता रहे हो। क्या बता रहे हो? फिजिकल कंडीशन। मैं आपको टेम्परेचर और प्रेशर बता रहा हूँ और आप वाटर की फिजिकल कंडीशन को अपने आप बता रहे हो। मैंने कहा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर टेम्परेचर 20 डिग्री है, आपने बोल दिया लिक्विड हो है। हमने कहा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपने कहा सर स्टीम है, वो पानी नहीं है सर, उसको पानी मत बोलिए, स्टीम हो रही है सर। करेक्ट कीजिए अपने आप को, स्टीम हो रही है सर। कैसे आपको कैसे समझ में आया? क्योंकि आप वाटर की प्रॉपर्टीज को जानते हो। ऐसे ही जितनी भी गैसेस हैं सबकी प्रॉपर्टी होती है, और कुछ की प्रॉपर्टीज आप जानते हो, कुछ की प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉपर्टीज का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, और उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के माध्यम से हम किसी सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं, उसकी फिजिकल कंडीशंस को बता सकते हैं। जैसे वाटर का एग्जांपल मैंने लिया था। अब क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टीज दो तरीके की होती हैं, एक तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज आर ऑफ टू टाइप्स, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव, इन लगा हुआ है ना पहले, इसका मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। और ये एक्सटेंसिव मींस डिपेंड्स ऑन मास। डिपेंड्स ऑन मास, ठीक। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास पर डिपेंड नहीं करती, मास कम हो, ज्यादा हो और ज्यादा हो, ऐसी प्रॉपर्टीज मास पर डिपेंड नहीं करती। जैसे आपको वोट डालने का अधिकार है, अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो वोट डाल सकते हैं। आपका वेट मान लीजिए 50 kg, 20 kg तो बहुत कम हो, आपका वेट मान लीजिए 40 kg है, तब भी आप वोट डाल सकते हैं। आपका वेट मान लीजिए 150 kg है, तब भी आप वोट डाल सकते हैं। तो वोट डालने का अधिकार आपके पास है, और ये आपके मास पर डिपेंड नहीं करता है। कहीं करता है? मास पर डिपेंड नहीं करता बेटा। तो जब मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो इसको कहेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, और कुछ चीजें आपके मास पर डिपेंड करती है, ठीक है। जब आपके मास पे चीजें डिपेंड करने लगे, आप बताइएगा, सोच के बताइएगा क्या क्या आपके मास पर डिपेंड करता है। क्या किराया आपको आपके वेट को देख के लिया जाता है? कुछ लोग कह रहे हैं सर हाँ एरोप्लेन में लिया जा सकता है, ज्यादा वेट नहीं बेटा। किराया भी नॉर्मल आप बात करें, ऑटो टैक्सी रिक्शा में जा रहे हैं तो वहां पर वेट देख के किराया आपका नॉर्मली नहीं लिया जाता है। बच्चों को छोड़ दिया जाए तो आपका वेट ज्यादा होगा, चाहे थोड़ा बहुत कम भी होगा, तब भी किराया उतना ही लिया जाएगा आपसे, उतने डिस्टेंस का। तो वहां पर भी वो मास पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन आप जा रहे हैं कहीं और आपकी वेलोसिटी भी 5 मीटर पर मिनट है, सॉरी 50 मीटर पर मिनट है, दौड़ रहे हैं आप, और दूसरे की वेलोसिटी भी 50 मीटर पर मिनट है। आपका वेट 100 kg है, उसका 50 kg है, तो आप जाकर जिससे टकराओगे किसी बॉडी से, उस बॉडी में ज्यादा फोर्स का ट्रांसफर होगा, और दूसरा टकराएगा उसका कम ट्रांसफर होगा, क्योंकि वहां पर एनर्जी मैटर करती है और वो मास पर डिपेंड करती है।
तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास पर डिपेंड करें उनको बोला जाता है एक्सटेंसिव। ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड ना करें उसको बोला जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है सब ले लेते हैं, इसका एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हम लेते हैं, सपोज प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और मास। ठीक, एक एक चैम्बर है, चैम्बर का कुछ प्रेशर है, कुछ टेम्परेचर है, कुछ वॉल्यूम है और कुछ मास। इस चैम्बर को इमेजिनरी बाउंड्री से डिवाइड कर दीजिए टू पार्ट्स में। आपका गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर को इमेजिनरी बाउंड्री से डिवाइड कर दीजिए, आधा पोर्शन आधा पोर्शन। अब देख लीजिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डिवाइड हो जा रही है। आपका जो घर का सिलेंडर है उसका प्रेशर, मान लीजिए कोई सिलेंडर है आपका, उसमें कोई गैस भरे, उसका प्रेशर 10 बार है, तो प्रेशर इसका भी प्रेशर 10 बार, इसका भी प्रेशर 10 बार। प्रेशर आधा नहीं होगा, हाफ नहीं होगा। टेम्परेचर की बात करें, मान लीजिए टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो इसका भी टेम्परेचर 25 था, इसका भी 25 और इसका भी 25, तो ये टेम्परेचर भी सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। वॉल्यूम की बात करें, इसका वॉल्यूम मान लीजिए 10, सपोज इसका वॉल्यूम कितना था 10 मीटर क्यूब, तो इसका 5 मीटर क्यूब हो जाएगा और इसका भी 5 मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम डिवाइड हो जा रहा है। इधर देखिए मास, मास भी डिवाइड, इसका मास मान लीजिए 150 kg था, तो इसका 25 और इसका भी 25, m/2। कोई भी प्रॉपर्टी आप रख लीजिए, थर्मल कंडक्टिविटी रखोगे, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो होगी वही थर्मल कंडक्टिविटी इसकी होगी, वही थर्मल कंडक्टिविटी इसकी होगी। डेंसिटी आपने ले ली, तो जो डेंसिटी इसकी होगी वही डेंसिटी इस आधे पोर्शन की होगी, वही डेंसिटी इस आधे पोर्शन की होगी। डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम वाले फार्मूले से मत कीजिएगा, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास अपॉन वॉल्यूम इज फिक्स्ड। आप ऐसे देखोगे, जैसे मैं बता रहा हूं, ये सिलेंडर था, इसमें कोई गैस भरी हुई थी, इसको इमेजिनरी बाउंड्री से डिवाइड किया, जब डिवाइड करोगे तो इधर जो गैस होगी वही गैस, जिस डेंसिटी की उसी डेंसिटी की गैस इधर भी होगी, तो गैस डिवाइड नहीं होगी, तो उसकी डेंसिटी, तो डेंसिटी भी डिवाइड नहीं होती है। तो यहां देख लीजिए इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी आती हैं, इसके एग्जांपल्स, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट ऑफ मास, प्रेशर, टेम्परेचर और थर्मल कंडक्टिविटी, डेंसिटी, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ये मास पर डिपेंड करती है। इसमें इसका एग्जांपल वॉल्यूम, मास, मास को एनर्जी भी डिवाइड हो जाएगी, एनर्जी भी मास पर डिपेंड करती है, तो ये इसके एग्जांपल है। इंटेंसिव को इंट्रिंसिक भी बोला जाता है और एक्सटेंसिव को एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज भी बोला जाता है। तो ये दो तरीके की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हुई, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की स्टडी हम लोग क्यों करते हैं? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एक तरीके की हाइपोथेसिस है और इसको हम ये जानते हैं कोई भी प्रोसेस जितना ज़्यादा स्लो होगा वो उतना ही इफिशिएंट होगा। जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्लो प्रोसेस होगा उसकी इफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होगी, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस करके हम करेंगे क्या? क्योंकि प्रैक्टिकल कंडीशंस में प्रोसेसेस को हमने उसके कंप्लीशन टाइम इनफाइनाइट है, तो वो इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो रही है, तो ऐसे प्रोसेस का यूज क्या है? जब उसको कंप्लीट होने में भी ही इनफाइनाइट टाइम लग जा रहा है तो उसको हम यूज कहाँ करेंगे? तो इस वजह से प्रैक्टिकल कंडीशंस में प्रोसेस तो फास्ट में होते हैं, बट हाइपोथेसिस है, हमको आइडियल कंडीशंस को डिराइव करना होता है, आगे चल के स्टडी करनी होती है, कुछ अजम्पशंस लिए जाते हैं, इस वजह से हम यहाँ पर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की स्टडी करेंगे और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के हाइपोथेसिस को समझेंगे। क्वासी मींस होता है ऑलमोस्ट स्टडी, मतलब लगभग रुका हुआ या फिर वेरी स्लो, वेरी स्लो प्रोसेस। ओके, क्वासी का मतलब इसको ऐसे समझिए, क्वासी का मतलब होता है बहुत ज्यादा, और स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। क्वासी स्टैटिक का मतलब वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक है, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ। क्वासी स्टैटिक मींस अ प्रोसेस व्हिच हैज कंप्लीशन टाइम इनफाइनाइट आवर्स, जिसको
इनफाइनाइट टाइम लगे कंप्लीट होने में, ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। हाँ, प्रोसेस हो रहा है, ऐसा नहीं प्रोसेस नहीं हो रहा, प्रोसेस इतना स्लो हो रहा है कि उसको कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगे, ऐसे प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलेंगे। कब? इतनी आसानी से नहीं बोल देंगे, कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर वो सेटिस्फाई करेंगी तब हम उस प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोल देंगे। इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। सपोज एक हमने पिस्टन सिलेंडर असेंबली लिया, ये पिस्टन सिलेंडर है, ये पिस्टन है, इसमें एक वेट हमने W रख दिया। ओके, अब इस वेट की पोजीशंस क्या होंगी? देखिए, हम प्रेशर और वॉल्यूम एक्सिस पर इसको प्लॉट करते हैं। ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम इस एक्सिस पर। ये जब हम वेट रख देंगे तो वेट इस पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करेगा और ये अपने वेट के अकॉर्डिंग प्रेशर वॉल्यूम टेंपरेचर को एडजस्ट करेगा, और ये दोनों प्रेशर जब ऊपर हो जाएंगे ये पिस्टन आकर के इस पॉइंट पर रुक जाएगा और एक इक्विलिब्रियम की स्टेट होगी, यहाँ पे प्रेशर इक्वलाइज होगा दोनों प्रेशर। तो इसको हम इनिशियल स्टेट बोल सकते हैं। तो इनिशियल स्टेट में कुछ प्रेशर होगा और कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ टेंपरेचर होगा। सपोज इनिशियल स्टेट में हमने माना ये पॉइंट है, कुछ प्रेशर है, ये इनिशियल स्टेट है आई, यहाँ पर कुछ प्रेशर है, ये अमाउंट है प्रेशर का, ये अमाउंट है वॉल्यूम का, ओके, और कुछ अमाउंट इसका टेम्परेचर का। इसके बाद देखिएगा ये वेट हम सडनली वेट रिमूव करेंगे, तो ये हमारा प्रोसेस कैसे होगा? प्रेशर, ये पिस्टन ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, दोनों चीजें इंक्रीज करेंगे। तो किसी भी तरीके से हम देख लेते हैं, प्रेशर सॉरी ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, तो प्रेशर ये देखिए प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। सपोज ये देखिए प्रोसेस, ठीक। अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? इस प्रोसेस में देखिए इनिशियल स्टेट आई थी और ये फाइनल स्टेट F हो गई। इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में वॉल्यूम इंक्रीज किया और प्रेशर आपका क्या हुआ? प्रेशर डिक्रीज किया, यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज किया। प्रेशर डिक्रीज होएगा, वेट आप हटा लोगे तो ये जो वेट प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था वो एक्सर्ट नहीं करेगा, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो प्रेशर देखिए नीचे की तरफ डिक्रीज हो रहा है। पहले प्रेशर यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद सेकंड पोजीशन में प्रेशर इतना बचा, फाइनल में इतना प्रेशर, इनिशियल में इतना प्रेशर, प्रेशर डिक्रीज हुआ। और वॉल्यूम देखिए इनिशियल स्टेट पर इतना वॉल्यूम था और फाइनल स्टेट पे वॉल्यूम बढ़ गया, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, और इस तरीके से ये वन से हम इस स्टेट से इस स्टेट पर पहुंच गए। लेकिन इसके बीच की जो भी इंटरमीडिएट स्टेट आई है वो डिफाइन नहीं है, क्योंकि वो कोई भी इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है और ये प्रोसेस स्लो भी नहीं हुआ कि इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब न किया जाए। किसी भी पॉइंट पर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हुआ, तो इस प्रोसेस को हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नहीं बोल सकते। ये प्रोसेस हमारा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ट्रांजिशन में बहुत तेज हुआ और यहाँ से यहाँ तक ट्रांजिशन में रिवर्सिबिलिटीज इसके अंदर आ गई, और इसमें क्या हुआ? इक्विलिब्रियम स्टेट हमको नहीं मिली, जो भी मिली तो सक्सेशन ऑफ स्टेट जो हुआ उसमें बहुत ज्यादा ड्राइविंग फोर्स था, और ड्राइविंग फोर्स होने की वजह से रिवर्सिबिलिटीज आ गई। अब इसको क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, समझते हैं। इसी को हमने क्या किया, इस वेट को बहुत छोटी छोटी इसकी स्लाइसेस काट ली और सारी स्लाइसेस कटी हुई हैं और ये इसी वेट पे रखी है, ये है इनफाइनाइट स्लाइसेस। अब हम क्या करेंगे, इसकी स्टेट को पहले ड्रॉ करेंगे, ठीक। इनिशियल स्टेट पे कुछ प्रेशर है, ज्यादा प्रेशर है, तो इनिशियल हमने मान लिया ये प्रेशर है, और वॉल्यूम इतना वॉल्यूम है और यहां से यहाँ कितना प्रेशर है, ये पहले इसकी इनिशियल स्टेट 1 हो गई। अब हमने क्या किया, एक स्लाइस को कम किया। जब एक स्लाइस को आप कम करोगे तो ये यहां से यहां तक, और ये इतना छोटा, इतना स्मॉल अमाउंट का वेट है, इनफाइनाइटली स्मॉल अमाउंट ऑफ वेट इज रिमूव्ड फ्रॉम हियर। तो इसकी वजह से जो 1 से ट्रांजिशन हुआ इस पॉइंट पर, नेक्स्ट पॉइंट पर, यहां पर
थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ और ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू इनफाइनाइटली स्मॉल, इट मींस नेग्लिजिबल रही। तो सक्सेशन ऑफ स्टेट जो हो रहा है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्राइविंग फोर्स के